छाया का पति मनोहर एक फैक्ट्री में काम करता था। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी वह इतना नहीं कमा पाता था कि अपने घर का खर्चा अच्छे से उठा सके। घर में उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे और उसकी माँ और उसका छोटा भाई हर्षित और एक वह खुद था। इतने सारे लोगों का खर्च अकेले उठाने वाला वह अकेला बंदा था। इसीलिए उसने फ़ैसला किया कि वह विदेश में जाकर काम करेगा और खूब सारे पैसे इकट्ठा करके कारोबार करेगा। लेकिन उसके चले जाने के बाद उसकी माँ शोभा ने उसकी पत्नी छाया पर और उसके बच्चों पर बहुत जुल्म किया। वह मनोहर की तनख्वाह आने पर खूब अच्छे अच्छे खाने पकाकर खाती, लेकिन अपनी बहू और अपने पोतों को हाथ भी न लगाने देती। एक दिन शाम के 5 बजे दरवाज़ा बजा। शोभा लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। उन्होंने बेध्यानी में आवाज़ लगा दी, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। आने वाला अंदर आ गया। उसके बाद वह हुआ जिसका शोभा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। शोभा एयरपोर्ट पर खड़ी अपने आंसू साफ कर रही थी। उसके साथ खड़ी उसकी बहू छाया उसको तसल्ली दे रही थी। लेकिन शोभा के दिल को किसी तरह चैन नहीं आता था। आता भी कैसे? उसका बड़ा बेटा और छाया का पति मनोहर आज कनाडा जाने के लिए रवाना हो गया था। मनोहर कनाडा ना जाता तो और क्या करता? यहाँ की कमाई में उसका गुजारा नहीं हो रहा था। मजबूरी में उसे ये कदम उठाना पड़ा। एक तो किराए का घर, ऊपर से छोटे छोटे 2 बच्चे और साथ में माँ की जिम्मेदारी भी उस पर थी। हालांकि इसका एक छोटा भाई था, लेकिन वह भी पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में मनोहर की थोड़ी सी सैलरी से घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। आखिरकार उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फ़ैसला किया और कनाडा चला गया। हालांकि उसका इरादा यही था कि वहाँ जाकर खूब रकम जमा करके लौटेगा और अपना कारोबार फिर से यहीं पर करेगा। लेकिन वह कहाँ जानता था कि उसका जाना उसके छोटे से घरौंदे में कैसी तबाही लाने वाला है। छाया के छोटे छोटे बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपटे पापा पापा कहकर पुकार रहे थे और उसके साथ जाने की ज़िद कर रहे थे। दोनों को किसी तरह बहलाकर मनोहर जा चुका था। बाप के जाने का दुख उन बच्चों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। छोटा राजू तो सिर्फ 4 साल का था। बाप जब अपना सामान घसीटते हुए अंदर जा रहा था तो मासूमियत से माँ से पूछने लगा, पापा हमारे लिए खिलौने लेने जा रहे हैं, कब को वापस आएंगे? राजू के सवाल पर तो छाया का दिल जैसे तड़प कर रह गया था। मनोहर से छोटा उसका भाई हर्षित चुपचाप खड़ा था। मनोहर के जाने के बाद वह सब लोग वापस मुड़े और पार्किंग की तरफ चलने लगे, जहां उनकी किराए पर लाई हुई गाड़ी खड़ी थी। मनोहर से छोटा हर्षित गाड़ी में आगे की तरफ बैठा हुआ था। छाया और शोभा दोनों पीछे बच्चों के साथ बैठी थी। वापसी में पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही। मनोहर के जाने के गम में सभी बुझे बुझे से थे, लेकिन छाया के लिए तो वैसे भी कोई नई बात नहीं थी। उसकी सास वैसे भी उससे कहाँ ज़्यादा बात करती थी। अपनी सास की ये नापसंदगी तो वह शुरू दिन से ही झेल रही थी, जब मनोहर उसे अपनी मर्ज़ी से ब्याह कर इस घर में ले आया था। शोभा को शुरू से ही इस बात पर नाराज़गी थी कि मनोहर ने उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, बल्कि छाया से की, जो कि दूसरी बिरादरी से थी। शोभा अपने बेटे के सामने तो छाया के साथ अच्छा बर्ताव रखती थी, लेकिन असल तो छाया ही जानती थी। मनोहर के घर से बाहर जाते ही शोभा तानों से छाया का जीना हराम कर देती थी। अब भी तो छाया के दिल ही दिल में बहुत डरी हुई थी कि अब तक तो मनोहर यहाँ था, अब तो वह पूरी तरह बाहर चला गया है। अब न जाने उसकी सास उसका क्या हाल करेगी। लेकिन वह भी मजबूर थी, इसीलिए चुपचाप बैठी थी। छाया की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। घर वापस आते ही शोभा ने उठते बैठते छाया का जीना हराम कर दिया था। न जाने कैसी पत्नी ले आया है जिसके कदम ही मनूस हैं, वरना औरतें तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। एक ये है हमारी बहू, जिसने रही सही कमाई भी ख़त्म कर डाली। अब मजबूर होकर मेरे बेटे को दूर परदेश की खाक छानने जाना पड़ा। उठते बैठते जब वह इस तरह की बातें करती तो छाया का दिल कट कर रह जाता। अपने पति से शिकायत करती तो वह भी डांट देता कि उसकी माँ बूढ़ी है, उनके बुढ़ापे का ख्याल किया करो, पहले ही उनका दिल तोड़कर मैंने तुमसे शादी की है। दोनों तरफ से बातें बेचारी छाया को ही सुननी पड़ती थी। मनोहर को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। उसे वहाँ पर अच्छी नौकरी तो मिल गई थी और वह बहुत जल्द अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा अपने घर भेजने वाला था। वह दिन भी आ गया जब मनोहर ने पहली बार अच्छी खासी रकम इंडिया भेजी। ये पैसे उसने छोटे भाई हर्षित के अकाउंट में भेजे थे। उसने लाकर सीधा अपनी माँ के हाथ में पकड़ा दी
शोभा बार बार हरे हरे नोटों को गिनती। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे उसके अपने हाथ में हैं। तभी अचानक कमरे से बाहर निकलती हुई छाया ने ये नज़ारा देख लिया। अभी वह शोभा से सवाल करने ही वाली थी कि ये पैसे क्या मनोहर ने भेजे हैं। अचानक शोभा ने उसे देख लिया। शोभा ने तेज़ी से अपने हाथ में मौजूद पैसे अपने घुटने के नीचे दबा लिए। छाया अपनी सास की ये हरकत देखकर हैरान रह गई, लेकिन कुछ ना बोली। शोभा ने फ़ौरन अपने चेहरे के भाव गुस्से में बदलते हुए उससे कहा, कब से बच्चे को सुला रही हो? सर में बहुत दर्द हो गया है, एक कप चाय ही बना दो और इसके बाद रात के खाने के लिए इंतज़ाम कर लेना। आज रवीना भी खाने पर आएगी। रवीना उनकी छोटी बेटी का नाम था, जिसकी शादी हो चुकी थी और इसी शहर में रहती थी। हर दूसरे तीसरे दिन माँ के घर आना होता था। छाया शोभा से पैसों के बारे में पूछना चाहती थी। उसे अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना था और उसके लिए एडमिशन फ़ीस ज़रूरी थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी सास से पैसों के बारे में कुछ भी पूछ सके। ऊपर से रवीना के आने का सुनकर छाया का और दिमाग ख़राब हो गया था। वह खामोशी से किचन में जाकर चाय बनाने लगी। शोभा अपने छोटे बेटे के साथ चुपके चुपके कोई बात कर रही थी। छाया शोभा को चाय बनाकर देने के बाद किचन में बर्तन धोने में लग गई। जब हर्षित बाज़ार से वापस आया, उसके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। पनीर, दूध, दही और मिठाई न जाने क्या क्या कुछ वह सब बाज़ार से लेकर आया था। इतना सामान देखकर तो छाया हैरान रह गई। इतना सब कुछ तो उनके यहाँ हफ्तों में भी नहीं आता था। आज शोभा ने एक ही दिन में इतना सब कुछ क्यों मंगा लिया था? इसी हैरानी में वह किचन से बाहर निकल आई। सामने ही शोभा टीवी ऑन किए बैठी थी। माँ, आपने इतना सारा सामान क्यों मंगाया है? पनीर तो बहुत है, हम तो कम ही लोग हैं, इतना सारा पकाया तो बर्बाद हो जाएगा। छाया के सवाल पर शोभा ने एकदम घूर कर उसकी तरफ देखा और गुस्से में बोली, क्यों भाई, क्यों बर्बाद होगा? आखिर मेरी बेटी आ रही है, उसी के लिए पकवा रही हूँ। तुम ऐसा करो, आधा पका लो, आधा पैकेट बनाकर फ्रिज में रख दो और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों पर। मैं जो मंगाऊँ, जितना मंगाऊँ वह घर वालों के लिए ही है। तुम्हें अगर ये ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे पति की कमाई बर्बाद हो रही है तो कान खोलकर सुन लो। वह तुम्हारे पति की नहीं बल्कि मेरे बेटे मनोहर की कमाई है और उसने वह मेरे लिए भेजी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर माँ के घर चली जाओ। सास की कड़वी बात सुनकर छाया तो चुपचाप ही रह गई। उसने तो सिर्फ सामान को लेकर ही सवाल किया था। छाया की समझ में आ चुका था कि उसकी सास मनोहर के जाने से और भी ज़्यादा आपे से बाहर हो गई है। वह खामोशी से किचन में जाकर काम में लग गई। थोड़ी देर बाद छाया का बेटा उठकर रोता हुआ उसके पास आ गया था। हर्षित बाहर बैठकर मज़े से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। छाया ने एक उम्मीद भरी नज़र उसकी तरफ डाली कि शायद वह भतीजे को ले ले तो वह सुकून से खाना बना ले, लेकिन हर्षित ने इससे पहले कभी ऐसा किया होता तो आज करता। रोते हुए बेटे को संभालने के साथ साथ छाया ने 2-3 तरह का खाना बनाया। अंधेरा फैल रहा था। उसी समय अचानक दरवाजे पर शोर उठा। अरे मेरी बच्ची आ गई, जा हर्षित जल्दी से दरवाज़ा खोल। बेचारी ससुराल के काम कर कर के थकी हारी आई है, अब दरवाजे पर खड़ा ना होना पड़े उसे। हर्षित भी तेज़ी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा। दरवाज़ा खुला तो मेकअप से पुती हुई रवीना अंदर आई। उसके अंदर आते ही इतनी देर लगा दी। मेरी बच्ची, कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, शोभा ने प्यार से रवीना से पूछा तो जवाब में एक अदा से अपने कटे हुए बाल झटकते हुए बोली, क्या बताऊँ माँ, मेरी सास को तो सवाल जवाब की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है। अभी भी आते हुए गले ही पड़ गई कि मेरे लिए खिचड़ी बनाकर चली जाओ। मुझे बाज़ार से लाया हुआ खाना हज़म नहीं होता। अब इतनी गर्मी में मैं किचन में खड़े होकर उनके लिए खिचड़ी बनाऊँ? मैं बंटी के पापा को बोल आई हूँ कि वो खुद ही लाकर उन्हें कुछ खिला देंगे। शोभा अपनी बेटी पर निछावर हुई जा रही थी। थोड़ी देर बाद छाया ने खाना बन जाने के बारे में बताया। शोभा रवीना को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। छाया ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। तभी छाया के दोनों बच्चे कमरे से बाहर आ गए। छाया उन्हें देखकर मुस्कुरा दी और प्यार से कहने लगी, आ जाओ बच्चों, आज तो बहुत अच्छा खाना बना है। आज मैंने पनीर बनाया है। छाया के बड़े बेटे रोहन को पनीर का बहुत शौक़ था, मगर क्योंकि पनीर महंगा था तो घर में कम ही पका करता था। अब भी उसने जैसे ही सुना कि माँ ने पनीर पकाया है तो वह शौक़ के मारे भागकर आगे आया और कुर्सी पर बैठने लगा। छाया ने एक प्लेट उठाई और उसमें पनीर डालना चाहा।
अभी उसने थोड़ा सा पनीर डाला ही था कि तभी शोभा ने अचानक से हाथ मारकर उसके हाथ में मौजूद प्लेट दूर गिरा दी। छाया दहल कर रह गई। राजू और रोहन भी डरकर रोने लगे। छाया फटी फटी नज़रों से अपनी सास को देख रही थी, जो उसके हाथ से पनीर का प्याला लेकर टेबल पर वापस रख रही थी। तुम्हारे और तुम्हारी इन सपोलों के लिए नहीं बनवाया ये पनीर, और ना ही मेरा बेटा परदेश में मेहनत तुम्हें पालने के लिए कर रहा है। तुम्हें अगर अपनी औलाद को पनीर खिलाने का इतना ही शौक़ है तो खुद कमाओ। मेरे बच्चे ने पैसे मेरे लिए भेजे हैं, मेरी मर्ज़ी से खाना पकेगा और जिसे चाहूँगी उसे खिलाऊँगी। आज का खाना रवीना के लिए बना है, सिर्फ वही खाएगी। छाया मारे सदमे के दंग होकर रह गई थी। रोहन अपनी दादी का ये रूप देखकर खामोशी से डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया था, जबकि राजू खाना मांगते हुए लगातार रो रहा था। रवीना और हर्षित ने कुछ नहीं कहा था। वह दोनों ही अपनी अपनी प्लेट में खाना डाले बड़े आराम से खा रहे थे। छाया की आंखों में आंसू आ गए। वह खामोशी से पीछे हटने लगी। तभी रवीना ने शोभा को देखा और बोली, माँ छोड़िए ना, आप भी किन लोगों के मुंह लगती हैं। खाना खाइए, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा किया आपने पनीर बनवा लिया, मुझे बहुत पसंद है। शोभा लगातार बेटी के नाज नखरे उठा रही थी। छाया दिल महसूस करके रह गई और खामोशी से अंदर चली गई। रोटी के साथ दिन में बनी हुई आलू की सब्ज़ी ली और जाकर बच्चों को खिला दिया। लेकिन यह सिर्फ उस दिन की कहानी नहीं थी, फिर तो छाया के साथ रोज़ की कहानी हो गई। घर में खुले पैसे आते। मनोहर हर महीने बहुत पैसे माँ को भेजता, मगर एक पैसा भी छाया को नहीं मिल पाता था। बच्चे अभी तक स्कूल जाने से दूर थे और ख़ुद छाया भी एक एक रुपए को तरस रही थी। घर में दूध आता तो शोभा अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवा कर फ्रिज को ताला लगा देती और चाबी अपने पास रख लेती। पकाने के लिए जो कुछ भी मंगवाती सर पर खड़े रहकर पकवाती, लेकिन अच्छा खाना छाया या उसके बच्चे नहीं खा सकते थे। उनके लिए दाल आलू की सब्ज़ी मंगवाई जाती। शोभा छाया से न जाने कौन से बदले ले रही थी। उन्हें तो जैसे उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। छाया के बच्चों के साथ भी शोभा का बर्ताव बुरा था। उस दिन राजू को बहुत तेज़ बुखार था। उसे बुरी तरह से खांसी आ रही थी। छाया के पास डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने शोभा से पैसे मांगे, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। दुख के साथ साथ छाया को बहुत गुस्सा भी आया। वह बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने दवाई तो दी, मगर साथ ये भी कहा कि बच्चे में खून की कमी है और गले की खराबी की वजह से ठोस खाना देने को भी मना किया। डॉक्टर ने कहा कि इसे जूस दूध वगैरह दो। छाया जानती थी कि वह बच्चे को जूस नहीं पिला सकती। घर में जो कुछ भी था उस पर तो उसका और उसके बच्चों का कोई हक ही नहीं था। घर आते ही उसने मनोहर को फ़ोन मिलाया। छाया के पास तो अपना कोई मोबाइल था नहीं, इसलिए वह पीसीओ जाकर फ़ोन करने लगी। मनोहर के चले जाने के बाद आज पहली बार छाया शोभा की गैर मौजूदगी में मनोहर से बात कर रही थी। छाया ने दबे दबे शब्दों में मनोहर को राजू की बीमारी और अपनी सास के कठोर बर्ताव के बारे में बताया, लेकिन मनोहर उल्टा उस पर चीखने चिल्लाने लगा। इतने पैसे भेजता हूँ मैं, छाया कहाँ उड़ाती हो तुम। जब भी मैं माँ से पूछूं कि कुछ पैसे जमा किए हैं तो वो यही कहती है कि तुम्हारी पत्नी कुछ छोड़ती नहीं। मुझे बताओ छाया, मैं क्या पूरी ज़िंदगी यहीं बैठा रहूँगा और बस पैसे ही कमाता रहूँगा? मुझे वापस भी आना है। अगर तुम इसी तरह फिजूल खर्ची करती रही और डेली पनीर और अच्छे पकवान पकाती रही और एक ही वक्त में 1-1 किलो दूध बच्चों को पिलाती रही तो बताओ बचत किस तरह करोगी? मनोहर तो बिना सुने बोलता ही चला गया। छाया हैरान थी यह सारी बातें सुनकर। उसे तो अपनी सफाई देना भी नहीं आ रहा था। आंसू उसके गले में अटक कर रह गए। तंग आकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। पति को क्या बताती कि 1 किलो दूध के बजाय उसके बच्चे तो एक घूंट दूध को भी तरस गए थे। राजू खुद ही ठीक हो गया। उसे जूस या दूध देने की शोभा ने इजाज़त ही नहीं दी। अगले ही दिन रवीना आ गई। शोभा ने लंबा चौड़ा मेन्यू छाया के हाथ में पकड़ाया और कहा कि खाना बहुत अच्छा बनाना, और ख़ुद रवीना को लेकर मार्केट चली गई। रात तक छाया थक चुकी थी। रवीना के लिए खाने बना बनाकर उसकी कमर टूटने लगी थी। बच्चे अलग परेशान हो रहे थे। जिस वक्त शोभा वापस आई उनके हाथ में बहुत सारे शॉपर थी। थोड़ी देर के बाद दोनों माँ बेटी लाउंज में अपनी शॉपिंग खोलकर बैठ गईं। शोभा ने रवीना को और उसके बच्चों को शॉपिंग करवाई थी। छाया ने बेध्यानी में देखा और फिर नज़र हटाना ही भूल गई। उसने हाथ से अपने कुर्ते का वह हिस्सा छुपाया जहाँ उसने जोड़ लगा रखा था।
मनोहर के कनाडा जाने से पहले तो उनके हालात कभी इतने अच्छे थे ही नहीं कि वह उसे गर्मी सर्दी के कपड़े बनवा कर दे सकता। वह अभी तक अपनी शादी के कपड़ों में ही गुजारा कर रही थी, लेकिन अब जब पति लाखों कमा रहा था तब भी वह फटे हुए कपड़े पहनने पर मजबूर थी और उसके सामने उसकी नंद ब्रांडेड कॉटन के कपड़े खुश होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। आज वह अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई हुई थी। उनके लिए महंगे खिलौने खरीद कर लाई थी। शोभा एक एक खिलौना उठाकर रवीना के बेटे के हाथ में पकड़ा रही थी। वह जब खेलने लगता तो शोभा बड़ी खुश होती। तभी अंदर से राजू निकल कर आ गया। वह मासूम बच्चा था। उसने जब रवीना के बेटे के हाथ में खिलौना देखा तो अपनी माँ से रोते हुए खिलौना मांगने लगा। रवीना उसे चुप करने की कोशिश करने लगी। तभी शोभा ने उन दोनों को देख लिया। हाँ हाँ, लगा दो नज़र मेरी बेटी की खुशियों को। तुम माँ बेटे से तो हज़म ही नहीं होता कि कोई और खुश हो जाए। कब से यहाँ खड़ी मेरी बेटी के कपड़ों को घूरे जा रही है। आग लगाना चाहती है क्या? और अब अपने सपोले को भी अंदर से ले आई ताकि मासूम बच्चे से खिलौना छीन ले। अरे लेकर जाओ इसे यहाँ से। मुझे तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। और तुम भी अब यहाँ से गायब हो जाओ और जाकर चाय बना कर लाओ और उसके बाद खाना लगाओ। शोभा ने छाया को बुरी तरह से झिड़क दिया। वह अपने आंसू पीते हुए राजू को उठाकर अंदर ले गई। उसे अपना तो दुख नहीं था, लेकिन अपने बच्चों के आंसू उससे सहन नहीं हो रहे थे। उस रात रवीना का पति उसे थोड़ा जल्दी लेने आ गया, वरना आमतौर पर वह देर से आता था। तब तक छाया अपने बच्चों को लेकर कमरे में सोने जा चुकी होती। उस वक्त वह किचन समेटकर अपने कमरे में जा रही थी जब छाया ने वह नज़ारा देखा जिसने उसे हैरत के साथ साथ दुख में भी डाल दिया। शोभा जो अपने बेटे की औलाद पर 1 रुपया लगाने से पहले भी 1000 बार सोचती थी, वह फ्रिज में से पनीर और दूध के पैकेट उठाकर रवीना को पकड़ा रही थी। रवीना पति को दिखाने के लिए मामूली सा इनकार करती तो शोभा प्यार से कहने लगती, अरे मना क्यों कर रही हो बेटी, भाई की कमाई पर तुम्हारा भी तो हक है। वैसे भी ये चीज़ें यहाँ पड़े पड़े गल सड़ जाती हैं। छाया और उसके बच्चे तो खा खा कर मोटे हो चुके हैं और मैं ठहरी बूढ़ी जान, मुझे तो इतना पनीर और ये सब खाया ही नहीं जाता। जाओ तुम ले जाओ, अपने बच्चों को खिलाना। रवीना मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी सारे पैकेट पकड़ने लगी। छाया चुपचाप यह सब देख रही थी। उस दिन उसका दिल चाहा कि वह अपने बच्चों को लेकर उस घर से चली जाए। शोभा पलटी तो उसकी नज़र छाया पर पड़ गई। एक पल के लिए तो वह बौखला गई, लेकिन अगले ही पल वह छाया को अनदेखा करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी एक दिन वह हुआ जिसका शोभा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। शाम के 5 बजे दरवाज़ा बजा। शोभा बैठी टीवी देख रही थी। उन्होंने बेध्यानी में आवाज़ लगा दी, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। आने वाला अंदर आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि मनोहर था। कंधे पर बैग डाले वह कितना सेहतमंद और हैंडसम लग रहा था। शोभा उसे देखकर पहले तो सटपटा गई और फिर खुशी के मारे उठकर उससे लिपट गई। मनोहर भी माँ से मिलकर बहुत खुश था। मनोहर ने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। वह छाया और अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। तभी अंदर कमरे से राजू और रोहन खेलते हुए बाहर निकल आए। उनके हाथ में एक बहुत पुराना सा टूटा हुआ खिलौना था जिसके लिए वे दोनों लड़ाई कर रहे थे। मनोहर ने उन्हें देखा तो हैरान रह गया। इतनी सर्दी के मौसम में भी उन दोनों ने छोटे छोटे नेकर और टी शर्ट पहन रखी थी जिनकी आस्तीनें आधी थी। उनके पैर भी नंगे थे। दोनों हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। मनोहर ने उन्हें देखा तो पहचान ही नहीं पाया। शोभा ने उसे बच्चों की तरफ देखते हुए देखा तो सटपटा गई। क्या बताती कि उन्होंने बहू और बच्चों को कभी कपड़े बनाने के पैसे दिए ही नहीं थे। इससे पहले कि शोभा कुछ कहती, छाया किचन से निकल आई। वह मनोहर को देखकर बहुत हैरान हुई थी। मनोहर ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुरा दिया। छाया भी मनोहर को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। तभी मनोहर की नज़र छाया के कुर्ते पर पड़ी। वह जगह जगह से फटा हुआ था और उसमें जोड़ लगे हुए थे। मनोहर के माथे पर बल पड़ गए। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना और बच्चों का? ऐसा लग रहा है किसी भिखारी की पत्नी हो और ये किसी भिखारी के बच्चे हैं। लाखों रुपए घर भेजता हूँ, कम से कम उनके लिए अच्छे कपड़े तो खरीद लेती। मनोहर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहने लगा। छाया ने खामोशी से एक नज़र शोभा को देखा जो घबराई हुई नज़रों से इधर उधर देख रही थी। तभी उन्होंने बात बदलने की खातिर मनोहर से पूछा कि वह आज रात क्या खाएगा। मनोहर ने मटर पनीर खाने की फरमाइश कर दी।
शोभा ने फ़ौरन हर्षित को बाज़ार भेजा ताकि वह पकाने का सामान ले आए। मनोहर फ्रेश होने चला गया। वहाँ से आया तो माँ के साथ बैठकर कनाडा की बातें करने लगा। शोभा उसे देखकर खुश तो थी, लेकिन घबराई हुई भी थी। छाया खाना तैयार करने लगी। असली तमाशा तो तब हुआ जब छाया ने रात का खाना लगाया। शोभा ने मटर पनीर मनोहर के लिए प्लेट में निकाला। तभी किचन से रोहन और राजू बाहर निकले। मनोहर ने आवाज़ देकर दोनों को अपने पास बुला लिया। वह दोनों बाप के पास चले आए। मनोहर ने प्यार से दोनों को अपने साथ बिठा लिया और प्लेट में उनके लिए मटर पनीर निकाला। प्लेट उसने जैसे ही रोहन के आगे रखी, वह एकदम पीछे हट गया। राजू भी रोने लगा। मनोहर हक्का बक्का ये सारा नज़ारा देख रहा था। रोहन डरी हुई नज़रों से शोभा की तरफ देख रहा था। मनोहर को समझ नहीं आ रहा था। मनोहर ने पूछा, आखिर बात क्या है? तभी रोहन ज़ोर ज़ोर से नहीं नहीं में सिर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं पापा, हमें पनीर नहीं खाना। अगर हमने यहाँ से पनीर का टुकड़ा भी खाया तो दादी हमें बहुत मारेंगी और दाल भी नहीं खाने देंगी। दादी ने हमें बोला है कि हमें सिर्फ आलू और दाल खानी है। डरे हुए अंदाज में वह मासूमियत से बोलता चला गया। शोभा का मुंह खुला का खुला रह गया। मनोहर कभी बच्चों को देखता और कभी अपनी माँ को। छाया भी किचन से बाहर निकल आई थी। झूठ बोल रहे हैं ये मनोहर। ये देखो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे पीठ पीछे इनको कैसा गलत पाठ सिखा दिया है, जैसे मैं इनकी दुश्मन हूँ। शोभा ने साड़ी का पल्लू मुंह पर डाला और रोने लगी। छाया चुपचाप खड़ी थी। राजू अभी तक रो रहा था और हाथ से प्लेट को पीछे धकेल रहा था। छाया ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मनोहर कभी अपने बच्चों को और अपनी बीवी की हालत देखता और कभी माँ को देखता। वह महंगा सूट पहने हुए थी और उनकी सेहत भी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत कमज़ोर लग रहे थे। मनोहर ने पहचान लिया कि बात वो नहीं जो उसकी माँ हर बार फ़ोन पर उसे बताया करती थी। वह खामोशी से उठा और छाया के कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने सारी अलमारी की तलाशी ले ली। उसे कहीं 1 रुपया रखा हुआ भी नहीं मिला। कपड़े वही फटे पुराने थे जो 2 साल पहले छाया और उसके बच्चों के इस्तेमाल में थे। उसने पलटकर अपने बच्चों को देखा। उन्होंने जो शर्ट पहन रखी थी वह उनके पेट से ऊपर जा रही थी। मनोहर का दिल कट कर रह गया। इतनी सर्दी में भी उसके बच्चों के पास पहनने के लिए कोई जैकेट तक नहीं थी। वह बाहर निकला और अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, वह सारे कपड़े कहाँ हैं जो आप मुझे वीडियो कॉल पर दिखाती थी कि ये छाया अपने लिए ख़रीद कर लाई है? बच्चों का और छाया का एक भी नया सूट नहीं है अलमारी में। इन सब ने वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वह भी फटे हुए। शोभा आय बाय करने लगी, लेकिन मनोहर सब कुछ समझ चुका था। उसे याद आया, छाया ने 1-2 बार दबे दबे उसे बताने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद ही बहरा बन गया था। शर्मिंदगी से वह सर पकड़कर बैठ गया और जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह अपनी माँ की असलियत जान चुका था। मैं अब कनाडा वापस नहीं जाऊँगा। जो कुछ कमाया है उससे यहीं कारोबार करूँगा, और अगर आइंदा आपने मेरी पत्नी और बच्चों के साथ गलत बर्ताव किया और इनका हक किसी और को दिया तो मैं ये भी नहीं देखूँगा कि आप मेरी माँ हैं। मनोहर के स्वर में गुस्सा साफ पता चल रहा था। शोभा चुप बैठी रह गई। उन्होंने जान लिया था कि उनका बेटा सच्चाई की परख करना जान चुका है। मनोहर एक झटके से उठा और छाया से कहने लगा, बच्चों को तैयार करो और ख़ुद भी चलो, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरी कमाई पर सबसे पहले तुम्हारा और मेरे बच्चों का हक है। फिर मनोहर ने कनाडा की नौकरी से रिज़ाइन कर दिया और इंडिया में रहकर ही अपना कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि उसने अपने बीवी बच्चों के लिए अलग मकान ले लिया। हालांकि वह अपनी माँ को भी पूरा खर्च देता था। उसने माँ का भी पूरा हक अदा किया। छाया अब अपने पति और अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके सब्र का फल उसको मिल चुका था।